गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प होने के बाद भारत चीन का जोरदार विरोध कर रहा है। इसी के साथ भारत ने चाइनीज़ ऐप्स को 59 ऐप प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और चाइना का भारत में जमकर विरोध किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारत चीन का विरोध कर रहा है, उसके 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। इसके बाद चीन क्या प्रतिक्रिया देता है और आगे भारत चीन का विरोध किस तरीके से जारी रखेगा और क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। फ़िलहाल हम बात करने वाले आज के 59 ऐप्स जो बैन हुए हैं, उसकी बाज़ार में क्या वैल्यूज़ थी, भारत में कितनी मोटी कमाई चाइना करता था इन ऐप्स के माध्यम से, और भारत में और दुनिया भर में इन सभी ऐप्स के, इनके सोशल मीडिया जितने भी चाइनीज़ ऐप्स सोशल मीडिया हैं, भारत में उनके यूज़र्स कितने थे। तो आपको बता दें, भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता स्मार्ट बाज़ार है और यहाँ किफ़ायती और मध्य खंड के मोबाइल फ़ोन बाज़ार में 10 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी तूती बोलती थी, जिसमें अब गिरावट आना शुरू हो गया है, जिसका मुख्य कारण हाल ही में हुई गलवान घाटी की घटना है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम इंडिया के वैसे प्रोडक्ट का उपयोग इसलिए करें क्योंकि ये इंडिया में बना है और उस पर मेड इन इंडिया लिखा है, या फिर उसका बहिष्कार करें कि क्यों कंपनी इसे बनाती है वो भारत की नहीं चीन की है, क्यों अप्रत्यक्ष रूप से इसका फ़ायदा चीन को ही हो रहा है। क्योंकि आपको ये चीज़ समझना होगा, इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है यह कंपनियों का प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि ये कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत आमंत्रण लेकर अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है। कुछ साल पहले का हाल यह था कि चीनी मोबाइल फ़ोन का नाम सुनते ही लोग मुंह बिचकाते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात चीनी कंपनियों के फ़ोन का मतलब गुणवत्ता और उत्कृष्टता हो गई थी। कई चीनी कंपनियां तो इन सब के बाद भारत में ही अपने स्मार्टफोन बनाने लगी, लेकिन अब भारत में जिस तरह से चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, जिससे कि देश में चीनी उत्पादों पर संकट मंडराने लगा है, इन कंपनियों ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने की शुरुआत साल 2015 से ही कर दी थी। भारत में अपनी पैर पसारने वाली चीन की ये 10 कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही तेज़ी से वृद्धि की है। सबसे पहले जिसका नाम आता है Xiaomi। देश में मध्य खंड में सबसे ज़्यादा फ़ोन इसी कंपनी के बिकते थे। खास तौर से Redmi Note 4 और Redmi 4 मॉडल देश के लोगों को लुभाने में कामयाब हुई थी। इस कंपनी की आंध्र प्रदेश की श्री सृष्टि में विनिर्माण इकाई है, जहां से चीनी कंपनी के द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का निर्माण करती है। Xiaomi ने भारतीय बाजार में साल 2014 के जुलाई में ई मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्रवेश किया था। उसके बाद कंपनी साल 2015 से अपने स्मार्टफोन का निर्माण भारत में शुरू कर दिया था। इसी के साथ आपको बता दें, Lenovo चीन की कंपनी Lenovo एक बहुत राष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय बीजिंग के अलावा अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में है। कंपनी स्मार्टफोन के अलावा पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, वर्क स्टेशन, सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसों का निर्माण करती है। Lenovo का कारोबार भारत समेत दुनिया के 60 देशों में फैला हुआ है और कंपनी के उत्पादों की बिक्री 160 देशों तक की जाती है। साल 2014 के जनवरी में Lenovo ने गूगल से उसका ब्रांड मोटोरोला खरीद लिया था और अब कंपनी अपने ब्रांड के साथ ही मोटोरोला ब्रांड के स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस का निर्माण करती है। यह कंपनी भारत में तमिलनाडु के चेन्नई के नज़दीक श्री पेरुबुदूर में अपने स्मार्टफोन का निर्माण की शुरुआत की थी। इसी के साथ ओप्पो को कौन नहीं जानता। चीन के गुआंगडोंग प्रांत के डोंगुआन की कंपनी ओप्पो भारत में अपनी फ़ोन का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में करती है। इसके अलावा कंपनी ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक पार्क में भी अपनी नई फैक्ट्री खोलने में भी सफल हुई थी। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग की प्रायोजक भी ओप्पो के भारत में बिकने वाले प्रमुख मॉडल हैं V7,
V7 प्लस, V5, S V5 प्लस, वाईफाई 69, Y66 हुआ करती थी। इसी के साथ वीवो भी इससे कहीं पीछे नहीं रहा। वीवो की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है और कंपनी जल्द ही यहां अपनी दूसरी फैक्ट्री भी शुरुआत की है। वीवो फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग की स्पॉन्सर है। वहीं वीवो की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है और कंपनी जल्द ही यहां पर अपनी दूसरी फैक्ट्री की भी शुरुआत की है। वीवो फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग की तीसरी स्पॉन्सर है। इसी के साथ OnePlus मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जहां OnePlus के साथ ही ओप्पो के मोबाइल फ़ोन का भी निर्माण किया जाता है। OnePlus का सबसे नवीनतम मॉडल OnePlus 5T और OnePlus 5 है। OnePlus अपने फ़ोन सेट के लिए एंड्रॉयड का सबसे नवीनतम संस्करण तेज़ी से अपडेट करने के लिए जानी जाती है। जब बात करें जियोनी की, चीन के गुआंगडोंग की कंपनी जियोनी ने अपनी फैक्ट्री हरियाणा के फरीदाबाद में लगाई है। कंपनी यहां से निर्मित मोबाइलों को भारत के बाहर के बाज़ारों में भी बेचती है। कंपनी ने इस फैक्ट्री में शुरुआती निवेश 500 करोड़ रुपए का किया था। इस कंपनी के भारत में बिकने वाले प्रमुख मॉडलों में M7 पावर, X1 और A1 शामिल है। कंपनी ने आलिया भट्ट और विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही अब बात करते हैं जोपो मोबाइल। चीन की कंपनी जोपो मोबाइल ने भारतीय बाजार में साल 2015 के अगस्त में प्रवेश किया था। कंपनी ने यहां अपना पहला फ़ोन स्पीड 7 प्लस लॉन्च किया था। इन कंपनियों के साथ DTI मोबाइल, कूलपैड, हुवेई भी ये कंपनी भी शामिल है, जिससे कि अब यही पता चलता है कि भारतीय बाज़ार में चीनी कंपनियों का कितना बोलबाला है और भारतीय कितने निर्भर हैं। तो आपको बता दें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जितने भी कंपनी हैं तमाम भारत को एक तरीके से अपने अधीन बनाए हुए हैं। अब आपको बता दें कि अब हमारे पास विकल्प क्या है। तो आपको ये जानना होगा, इन सब कंपनियों के बीच जियो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जियो कंपनी मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने 15 फरवरी 2007 को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के रूप में अंबावाड़ी, अहमदाबाद, गुजरात में पंजीकृत हुई थी, जिसने छोटे स्तर के लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमाया था। जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ RIL के लिए इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड IBSL में एक 95% हिस्सेदारी खरीदी। 4,800 करोड़ US यानी कि $660 मिलियन। हालांकि असूचीबद्ध IBSL एकमात्र कंपनी थी जिसने उस वर्ष पहले हुई 4G नीलामी में भारत के सभी 22 सर्किलों में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम जीता था। बाद में RIL की दूरसंचार सहायक के रूप में जारी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड का नाम बदलकर जनवरी 2013 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड RJIL कर दिया गया था। इसी के साथ जून 2015 में जियो ने घोषणा की कि वह 2015 के अंत तक पूरे देश में अपना परिचालन शुरुआत की थी। हालांकि 4 महीने बाद अक्टूबर में कंपनी ने वित्त वर्ष 2016 और 17 की पहली तिमाही में स्थगित कर दिया गया था। बाद में जुलाई 2015 में प्रशांत भूषण के माध्यम से सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम एक NGO द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा जियो को पैन इंडिया लाइसेंस देने को चुनौती दी गई। हालांकि जियो ही एकमात्र वह कंपनी है जिसके कारण कई और बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान बदलने पड़े, जिससे उन कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ। देखा जाए तो यह हमारे देश का सौभाग्य है कि अंबानियों की यह पहल से हमारे देश में टेलीकॉम जियो LIF स्वदेशी कंपनी है, जो कि भारत के लिए एक रोज़गार देने का भी काम कर रही है। और स्वदेशी क्या होती है, स्वदेश को कैसे अपनाया जाए, ये जियो हमें सिखाता है। और जियो के वजह से आज हमारे मोबाइल में इंटरनेट 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तो इस बात को समझना है कि इस चीन का विरोध करने के साथ साथ भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, क्योंकि चीन का विरोध करना अब शुरू हो चुका है। एक एक करके
चीन की तमाम वस्तुओं को ध्वस्त किया जाएगा, चीन के नीतियों को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी पर भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, भारत इसका बदला चीन से लेना ज़रूर चाहेगा। और इस समय भारत का सभी नागरिकों का यही फर्ज होना चाहिए, भारत के सरकार के साथ खड़ा रहे और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे।